नमस्कार, मैं रजत। आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी। बजट 2023-24 आने वाली 1 फरवरी को पेश होने वाला है। इस बजट पर आम आदमी से लेकर बिजनेस वर्ल्ड तक सबकी निगाहें। यह बजट बेहद खास होने वाला है क्योंकि अगले साल चुनाव होंगे और तब अंतरिम बजट आएगा। ऐसे में इस बजट से बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं ताकि लोगों को लुभाया जा सके। इस बजट से स्टार्टअप वर्ल्ड को भी बहुत सारी उम्मीदें। आइए जानते हैं कुछ स्टार्टअप के फाउंडर से कि वो इस बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं। 2023 के बजट से हमारी जो बेसिक एक्सपेक्टेशंस हैं वो है कि 2022 की तरह ये भी एक अच्छा साल रहे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। और इसको बूस्ट करने के लिए हम जो गवर्नमेंट से या बजट से चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं वो है कि एक तो स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन, ताकि और ट्रांजैक्शन करना या नई प्रॉपर्टी खरीदना बायर्स के लिए किफ़ायती हो। और सेकंड जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस नए प्रोजेक्ट्स के लिए। आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट से बहुत सारी क्लियरेंसेस लेनी पड़ती है एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, जो कि डिले ही नहीं करता बट बहुत मुश्किल बना देता है डेवलपर के लिए नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना और उसको टाइम पे ख़त्म करना। सो सिंगल विंडो क्लियरेंस एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है नए प्रोजेक्ट्स को फटाफट लॉन्च करके उनको कंप्लीशन तक पहुँचाने के लिए। एंड इससे डेवलपर को बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी नया काम करने के लिए। एंड थर्ड वुड बी होम लोन इंटरेस्ट की जो दर है या रिबेट है उसको बढ़ाया जाए। अभी फिलहाल 2 लाख तक इंटरेस्ट एग्जेम्पशन मिलती है, इसको बढ़ा के एटलीस्ट 5 लाख किया जाए ताकि नया घर खरीदना अफोर्डेबल हो जाए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है। मैं फाउंडर CEO ऑफ लॉयर। और इस साल के बजट से स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, सबसे पहला है एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। जो सरकार को स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स CGSS और स्टार्टअप इंडिया लोन स्कीम जैसी जो मौजूदा सरकारी योजनाएं हैं उनका विस्तार करने पर विचार करना चाहिए ताकि उन्हें स्टार्टअप्स के लिए इजीली एक्सेसिबल बनाया जा सके। दूसरा है टैक्स एग्जम्पशंस। सरकार को स्टार्टअप्स के लिए टैक्स एग्जम्पशंस शुरू करने पर विचार करना चाहिए ताकि उन्हें भारत में ऑपरेशन सेटअप और एक्सपैंड करने के लिए इनकरेज किया जा सके। तीसरा है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स। सरकार को स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स रिबेट या कैपिटल गेन एग्जेम्पशंस शुरू करने पर विचार करना चाहिए। इससे हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए ध्यान देंगे। और टैलेंट एक्विजिशन इंसेंटिव्स। सरकार को टैलेंट एक्विजिशन इंसेंटिव्स को रोल आउट करने पर विचार करना चाहिए ताकि स्टार्टअप्स के लिए हाई क्वालिटी टैलेंट आसानी से अट्रैक्ट किया जा सके। धन्यवाद। इस समय पूरा भारतवर्ष जो 2023 के बजट की फाइनेंशियल बजट की तरफ देख रहा है और उम्मीद करता हूँ इस साल का जो बजट होगा वो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा। जिसमें मैं अगर स्पेशली बात करूँ फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, जो कि 2020-21 में कोविड के कारण काफ़ी इम्पैक्ट हुई थी, उनको बड़े ही अच्छे टैक्स रिलीफ की उम्मीद करता हूँ कि इनके लिए काफ़ी अच्छा टैक्स रिलीफ आएगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनकी बढ़ गई थी इन्फ्लेशन के कारण, वो उनमें काफ़ी अच्छा मार्जिन प्रॉफिट लेके आ सकती है। मैं चाहता हूँ कि स्टार्टअप जो कि एक अपकमिंग लीडिंग इंडस्ट्री है उसको लेकर गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे कुछ टैक्स इंसेंटिव लेकर आएगी ताकि स्टार्टअप्स को बूस्ट करने में इंडिया और वर्ल्ड वाइड नए नए युवकों को बहुत सारा रोजगार मिले और उनको मोटिवेशन मिले ताकि वो स्टार्टअप कर सके। सेम मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट में हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो हमारी कंपनीज बनाती है, इनको लेकर भी टैक्स इंसेंटिव जो इन्फ्लेशन के कारण हुआ है वो उनको काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी। और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें कि जो बिजनेसमैन हैं, जिसमें अलग अलग तरह के जैसे एक स्पेशल कॉर्पोरेट टैक्स इंसेंटिव हो, कुछ और तरह के जो टैक्स में रिबेट मिल सके ताकि मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को हम अच्छे लेवल पे इंडिया के अंदर प्रमोट कर सके। तो इसी उम्मीद के कारण मैं देखता हूँ कि इस साल का जो बजट होगा 2023 का फाइनेंशियल बजट वो बहुत ही अच्छा होने वाला है व्यवसायियों के लिए। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि शायद इस आने वाले बजट से हम सभी उद्यमी को, जितने भी व्यापारी हैं, उनको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। थैंक यू। हाय, आई एम आदिति जोशी, हेड ऑफ लीगल एट येलो। अभी जब आप अपनी विल या वसीयत बनाते हो उस पे आपको हार्ड कॉपी पे साइन करना पड़ता है। द रीज़न बीइंग इज़ दैट आज की तारीख में हमारे जो लॉज है, स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो डिजिटल सिग्नेचर्स परमिट नहीं करते हैं। अब बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स में ये फैसिलिटी ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। तो इस बजट में हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि विल्स पे भी हम डिजिटल सिग्नेचर्स कर सकते हैं। थैंक यू। आज भारत में गिग इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है।
और हमारे भविष्य के लिए भी ग्रोथ बहुत जरूरी है। इस बार के बजट में हमारी उम्मीद ये है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे इंसेंटिव और रिवॉर्ड अनाउंस करे जिससे कंपनीज को जॉब क्रिएशन के लिए और मौका मिले। कोडेक में हमारा मानना है कि रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स देने से लोगों का ज्यादा प्रोत्साहन बढ़ता है। जैसे कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव देने से कंपनीज ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं, वैसे ही अगर गिग इकोनॉमी जॉब क्रिएशन के लिए रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स दिए जाएं तो इस सेगमेंट की काफी उन्नति हो सकती है। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ पांडे और मैं इलो का फाउंडर हूँ। इलो एक क्रिएटर इकोनॉमी और लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्टअप है। तो आज मैं थोड़ा आपको बताता हूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में और हम उसके टैक्सेशन को किस तरह से देखते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक ऑलमोस्ट 1500 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है और डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। टिपिकली एक इन्फ्लुएंसर दो तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। एक होते हैं फ्रीलांस गिग्स, जो फ्रीलांस काम करते हैं ब्रांड्स के साथ वगैरह, और कुछ होते हैं उनके बार्टर कोलैबोरेशन जिसमें ब्रांड्स उनको कुछ प्रोडक्ट्स भेजते हैं और वो उनकी रिव्यूज़ करते हैं। अगर हम बार्टर कोलैबोरेशंस की बात करें तो एक बहुत खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ने इसको फॉर्मलाइज करके जीएसटी के अंदर डाल दिया है, जिसका मतलब है कि इन्फ्लुएंसर्स को और रिकॉग्निशन मिल रही है। अब एक फॉर्मल चीज़ हो रही है, परंतु गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 18% जीएसटी जो लागू किया है, उसके कारण कई इन्फ्लुएंसर्स को जो प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे उनको उसके ऊपर काफ़ी टैक्स देना पड़ रहा होगा। तो हमारी दरख्वास्त होगी गवर्नमेंट से कि इसको 5% या 12% की जीएसटी में लागू किया जाए, ताकि ज़्यादा लोग इस फील्ड में उतरे, ज़्यादा लोग यहाँ पर काम करें, ब्रांड्स के साथ ज़्यादा काम हो। दूसरी बात रही फ्रीलांस वर्क की, जिसमें ब्रांड्स के साथ और कईयों के साथ इन्फ्लुएंसर्स शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं, एड्स बनवाते हैं। इस पूरी चीज़ में जो इन्फ्लुएंसर्स 20 लाख से ऊपर की राशि कमाते हैं उन्हें 18% जीएसटी में कैटेगराइज किया जाता है। तो अगेन हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि इसको भी, अगर ये एक इमर्जिंग फील्ड है क्रिएटर इकोनॉमी वाली, तो इसको अगर 5% या 12% के कैटेगराइजेशन में रखा जाए तो ज़्यादा क्रिएटर्स इसको फुल टाइम करना चाहेंगे, उनकी टेक होम इनकम काफ़ी अच्छी होगी और हमारी गवर्नमेंट भी बिल्कुल चाहेगी कि ज़्यादा लोग इसको परस्यू करें और ज़्यादा लोग कंटेंट क्रिएटर्स बने। तो इस बजट से हमारी ये दो उम्मीदें हैं। धन्यवाद। नमस्कार। करोड़ों भारतीय कृषि के ऊपर अपनी आजीविका के प्राथमिक स्रोत के रूप में निर्भर हैं। इसी कारण प्रत्येक केंद्रीय बजट में, खासकर पिछले कुछ वर्षों में, कृषि सेक्टर पर मुख्य ध्यान दिया जा रहा है। इस वर्ष भी हम आशा करते हैं कि केंद्रीय सरकार कृषकों की आय संवर्धन को सहयोग देने के लिए नई स्कीम व प्रोजेक्ट लागू करेगी। आय संवर्धन के लिए आवश्यक है कि कुछ नई प्रजातियां एवं टेक्नोलॉजीज जो उपज व लाभ में वृद्धि ला सकती हैं, कृषकों द्वारा अपनाई जाएं। इन नई प्रजातियां एवं टेक्नोलॉजीज के डेमोन्स्ट्रेशन लगाने की स्कीम या प्रोजेक्ट कृषकों को इन्हें अपनाने में अमूल्य योगदान प्रदान कर सकती है। परंतु ये स्कीम या प्रोजेक्ट डिजाइन करते समय ख्याल रखा जाए कि इन्हें लागू ग्राम या ग्राम पंचायत स्तरीय क्लस्टरों में किया जाए, अन्यथा मार्केट लिंकेज में चुनौतियां आएंगी। साथ ही आधुनिक क्रॉप न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजीज को प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव कार्यक्रम भी चलाया जा सकता है। इन कार्यक्रमों से कृषकों की यूरिया व डीएपी जैसे उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी। अंततः एफपीओ एवं एग्रीटेक कंपनियों को कृषि सप्लाई चेन से जोड़ने हेतु वर्किंग कैपिटल क्रेडिट गारंटी स्कीम भी चालू कराई जा सकती है। इससे कृषकों को उनकी फसल का भुगतान तत्काल मिल सकता है और एफपीओ एवं एग्रीटेक कंपनियों के माध्यम से सीधा मार्केट से जुड़ाव हो सकता है। धन्यवाद। 50% से भी ज़्यादा युवा लोगों के साथ हम लोग वर्ल्ड की यूथ कैपिटल, बट हमारे युवाओं के पास स्किल्स की भारी कमी। गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से काफ़ी कोशिश कर रही है इन युवाओं को नई स्किल्स देने की। काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी चीज़ों में अभी भी कमी है। आने वाले बजट के लिए कुछ सजेशंस जो मैं देना चाहूँगा। पहला, अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड। ये सारे बच्चे जो हैं हमारे छोटे शहरों से आते हैं, गांव से आते हैं, वहाँ पे हमको स्पेशली एजुकेशन और स्किलिंग ऐप्स के लिए सब्सिडाइज इंटरनेट देने की ज़रूरत है। नंबर 2, 18% का जो जीएसटी है वो सारे कोर्सेज को इन लर्नर्स के लिए काफ़ी महंगा बनाता है, उसको डेफिनेटली रीलुक करने का ज़रूरत है। तीसरा, इजी कैपिटल अवेलेबिलिटी इन लर्नर्स के लिए प्लस हमारे जैसे स्किलिंग प्लेयर्स के लिए, चाहे वो ग्रांट के माध्यम से हो चाहे अफोर्डेबल लोन्स के माध्यम से हो। चौथा, हमने देखा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो शायद नए प्रावधानों के तहत अगर हम आउटकम बेस्ड इंसेंटिव इस इंडस्ट्री के लिए लेके आते हैं तो शायद वो काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। थैंक यू। बजट 2023 से सभी सेक्टरों को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि कोविड महामारी के बाद ये पहला बजट सेशन हुआ। देश में नए एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधानों की घोषणा की जा सकती है।
इस मंदी में एंजल इन्वेस्टमेंट्स को भी काफी बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ पॉलिसी लेके आ सकती है। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में टैक्स रिडक्शन देकर नए इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की तरक्की के लिए एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बड़ा योगदान रहा है। एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसियों की घोषणा इस बार की जा सकती है। इसके अलावा भारत के यूथ के इनोवेशन के लिए पुराने बजट में लाई गई पॉलिसी सच एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और स्किल्स इंडिया पॉलिसी के बारे में भी चर्चा हो सकती है। ईवा इलेक्ट्रिकल व्हीकल की मास प्रोडक्शन के लिए कुछ नए कदम उठाए जा सकते हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, होम ग्रोन मैन्युफैक्चरर्स को टैक्स सब्सिडी देके इंडिया में ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने की उम्मीद है इस बार। बजट की हमारी अपेक्षाएं, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि एफपीओज जो हमारे हैं, किसान भाइयों और जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके हिसाब से अगर हम उनको सब्सिडी जो हम देना चाहते हैं, वो सब्सिडी हम जीएसटी के थ्रू, जो जीएसटी हमारा है वो हम जीएसटी ज़ीरो कर दें और इनकम जो हमारा मंडी टैक्स है उस मंडी टैक्स को हम ज़ीरो कर दें। तो एक तो हमारी अपेक्षा ये है कि ये होनी चाहिए। दूसरी जो हमारी मांग बहुत दिनों से रही है वो ये है कि यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हमें लॉन्च करना चाहिए, जिसमें 2 हेक्टेयर से कम जो हमारे किसान भाई हैं जिनकी होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है, उनके लिए जो फसल बीमा योजना है वो बिल्कुल ज़ीरो प्रीमियम पे होनी चाहिए और उनको कोई प्रीमियम उनसे नहीं लेना चाहिए। तीसरा जो हमारी मांग रही है बहुत दिनों से, और 2-3 साल से मैं लगातार इस चीज़ के लिए कह रहा हूँ और सारे फोरम में बोलता हूँ, वो ये है कि हमें एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, थर्ड पार्टी लॉस असेसर जिसको कहते हैं, जैसे हमारे मोटर में या हेल्थ में होते हैं, जिस तरीके से उस तरीके से हमारा क्रॉप इंश्योरेंस में भी एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स फॉर बोथ यील्ड एस्टिमेशन एज वेल एज जो हमारा लोकलाइज क्लेम है, जो लोकल क्लेम आ जाता है। कभी कभी बहुत सारे किसान इसमें हताहत होते हैं। इसको जल्दी क्लेम निपटाने के लिए और जल्दी क्लेम पेमेंट के लिए किसानों को हमें इंश्योरेंस एक्ट में चेंज करके एक ऐसा बॉडी क्रिएट करना चाहिए जिससे कि हम प्रोफेशनल लॉस असेसर्स को इसमें हम ला पाएँ और उनको हम क्लेम किसानों को जल्दी दिलवा पाएँ। एक और जो हमारा सोच है जो हमें होना चाहिए वो ये है कि जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में हमें सब्सिडी जो एफपीओज को मिल रही है, वो सब्सिडी हमारे जो एग्रीटेक है, एग्री फिनटेक्स हैं, उनको भी वो और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको जो प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारी हैं, उनको भी इसकी सब्सिडी एक्सटेंड होनी चाहिए, जिससे कि हम जो रिसर्च एस्पेक्ट है और फिनटेक का एस्पेक्ट जो एग्रीटेक फिनटेक में हम काम करना चाहते हैं, उनको इसमें ड्रोन में हमें सब्सिडी मिले। आखिरी में हम यही भी चाहेंगे कि जो फूड टेस्टिंग एसेइंग और मिल्क में जो हमारी एसेइंग होती है, उसके लिए जो तकनीक यूज़ कर रहे हैं और जो लैब्स हैं, उनको 50% की सब्सिडी मिलनी चाहिए और उनको और हेल्प उस हिसाब से मिलनी चाहिए। तो हम इस बजट में इतना अपेक्षा तो कम से कम ये रखते हैं कि जो, जैसा मैंने पहले बोला, कि किसान भाइयों को कम से कम जीएसटी जो हमें एफपीओज को देना पड़ रहा है, वो जीएसटी उनको माफ़ होनी चाहिए और जो एफपीओज हैं उनको मंडी टैक्स ना देना पड़े। कुछ स्टेट्स ने एक्चुअली इसको लागू भी किया है, बट इसको ओवरऑल पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम संदीप व्यास है। मैं फेमिनिन हाइजीन कंपनी माइल्ड केयर्स का फाउंडर हूँ। 2023 का बजट महिलाओं की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। मेरा मानना है कि कुल बजट का 2.5 से 3% तक महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं उत्पादों के प्रति आवंटित किया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को और मजबूत किया जाना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। बजट में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण पर केंद्रित सेवाओं पर और ध्यान देना चाहिए। कोविड की महामारी से लड़ने के बाद हमें खुद को एक बेहतर कल के लिए तैयार करना होगा। हर साल के बजट की तरह
इस साल भी बजट से इंश्योरेंस सेक्टर को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। पर जो 3 खास उम्मीदें हैं उनमें से सबसे पहली ये है कि जो जीएसटी का अमाउंट है हेल्थ इंश्योरेंस से और टर्म लाइफ इंश्योरेंस से उसको कम किया जाए। आज 18% का जीएसटी लगता है, उससे कम करके 5% किया जाए। इससे ना ही सिर्फ उसकी अफोर्डेबिलिटी इम्प्रूव होगी, पर जो गवर्नमेंट का एजेंडा है रिगार्डिंग द पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस वो काफ़ी इम्प्रूव होगा, उसमें बहुत मदद मिलेगी। दूसरी उम्मीद जो सारी टैक्स पेयर्स को है वो ये कि जो एटीसी का अमाउंट है जो 1.5 लाख पे अटका हुआ है बहुत टाइम से, बहुत सालों से, वो थोड़ा बढ़ाया जाए। इससे भी इंश्योरेंस में काफ़ी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और तीसरी एक खास उम्मीद ये है कि जो इंश्योरेंस लिंक्ड एन्युटी प्रोडक्ट्स हैं उनको टैक्स एफिशिएंट बनाया जाए। आज एनपीएस में भी 60% ऑफ कॉर्पस पे टैक्स नहीं लगता है, तो जो इंश्योरेंस बेस्ड एन्युटी प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्यों, उनमें या तो टैक्स कम किया जाए या हटाया जाए। ये एक उम्मीद इंश्योरेंस सेक्टर को इस बजट से है। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो देख रहे हैं हमें लाइक कर लें, हमें फॉलो कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।